आज के मुख्य समाचार। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाना गंभीर लापरवाही, जयराम ठाकुर। शिमला में निजी बस किराया विवाद गहराया। धर्मशाला में भूकंप सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम। शिमला प्रेस क्लब में मनीषा सरस्वती मित्तल का बड़ा बयान। शिमला सचिवालय में मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल। सफाई कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले। अब समाचार विस्तार से। शिमला में सरकारी और निजी बसों के किराए को लेकर इन दिनों यात्रियों और बस चालकों के बीच असमंजस और विवाद की स्थिति बनती जा रही है। आरटीओ द्वारा जारी टिकट दरों की सूची के बावजूद जमीनी स्तर पर किराया वसूली में एक रूपता नजर नहीं आ रही है, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों खासकर महिलाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हाल ही में महिलाओं को दिए जा रही 50% की छूट को अब बंद कर दिया गया है, जिससे इस मुद्दे ने और भी तूल पकड़ लिया है। स्थानीय निवासी और नियमित बस यात्री हिना का कहना है कि महिलाओं को मिलने वाली 50% की छूट बंद कर दी गई है, जो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि बसों में रोजाना सफर करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं होती हैं। उन्होंने मांग की कि जिस तरह से सरकारी बसों में महिलाओं को छूट दी जा रही थी, उसी प्रकार से निजी बसों को भी यह सुविधा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी बसें आम जनता के लिए प्रमुख परिवहन साधन है और अधिकतर लोग इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में इस तरह की सुविधाओं का खत्म होना सीधे आम लोगों पर बोझ डालता जा रहा है। इसके अलावा न्यूनतम किराए को लेकर भी भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है। आरटीओ द्वारा 1 से 4 किलोमीटर तक के सफर के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए तय किया गया है, लेकिन कई बसों में इससे अधिक किराया वसूला जा रहा है। कुछ बस संचालक 10 रुपए की जगह 12 या 13 रुपए भी ले रही है, जिससे यात्रियों कंडक्टरों के बीच बहस और विवाद की स्थिति भी लगातार पैदा हो रही है। यात्रियों का कहना है कि जब न्यूनतम किराया तय है तो सभी बसों में एक समान दर लागू होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का भ्रम पैदा न हो। कई यात्रियों ने बताया कि किराए की स्पष्ट जानकारी न होने के कारण अक्सर सफर के दौरान कंडक्टरों से कहासुनी हो जाती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लोगों का कहना है कि एक ही रूट पर चलने वाली अलग अलग बसों में अलग अलग किराया वसूला जाना पूरी तरह व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। यात्रियों ने मांग की है कि प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर किराया सूची को सख्ती से लागू करवाए और सभी निजी बसों में एक समान किराया सुनिश्चित किया जाए। साथ ही महिलाओं को मिलने वाली छूट को भी फिर से लागू किया जाए। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यात्रियों का आक्रोश और बढ़ सकता है और इसका असर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। मेरा नाम मीना शर्मा है, मैं शिमला में रहती हूँ। गवर्नमेंट बसेस में जो अभी हिम बस कार्ड की वजह से मिनिमम किराया है वो बढ़ा दिया गया है। अगर किसी महिला के पास हिम बस कार्ड नहीं बना है तो उनसे 13 रुपये लिए जा रहे हैं, और यहीं पे प्राइवेट बस में भी कहते 13 रुपये, कहीं पे 12 रुपये लिए जा रहे हैं। तो वो ना होके प्राइवेट बसेस में एक मिनिमम किराया फिक्स कर दिया जाए, और जो गवर्नमेंट बसेस है जिनमें वुमेन कार्ड नहीं बने हैं उनके लिए थोड़ा टाइम लिमिट दी जाए, और जब तक नहीं बनता है या फिर उसे एक तरीके से सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपसे कंसेशन अभी रहना चाहिए। महिलाओं को कंसेशन जो दिया जा रहा था सरकार की तरफ से 25%, और जो वैसे 50% टोटल किया गया था वो रहना चाहिए, ताकि बस में सफ़र करना ईजी हो जाए। मेरे हिसाब से प्राइवेट बसेस में भी ये होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप 13 रुपये लेके कहाँ होगा, आपके पास मिनिमम 10 रुपये होता है, आप चेंज नहीं कैरी कर सकते हो, तो कुछ लोगों में बहस हो जाती है कंडक्टर और लोगों के बीच। तो वो मेरे हिसाब से 10 रुपये ही रहना चाहिए, डिस्टेंस के नाम से ना रखें, और जो 10 रुपये था मिनिमम किराया जो था वही रहे। हिमाचल प्रदेश में सहारा पेंशन योजना को लेकर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक जरूरतमंद पेंशनर को जिंदा होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उसकी पेंशन को बंद कर दिया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि अव्यवस्था का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सहारा योजना को बंद कर दिया, जिससे गरीब और असहाय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष
के अनुसार संबंधित व्यक्ति जीवित है लेकिन चल फिर नहीं सकता है और पूरी तरह सरकारी सहायता पर ही निर्भर है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके चलते उसकी सहारा पेंशन को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है बल्कि मानवीय संवेदनाओं की भी अनदेखी है। ऐसे मामलों में तुरंत जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली के कारण गरीब वर्ग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों को राहत देना था वही अब बंद या प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि संबंधित पेंशनर की पेंशन तुरंत बहाल की जाए और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। आप मैं अभी जीवित हूँ, सिर्फ चल फिर नहीं सकता और मेरे को इन्होंने डेथ घोषित कर दिया है। हमें डेथ घोषित कर दिया है जबकि अभी जीवित हूँ। पेंशन के लाभार्थी जितने भी थे, जो भी है, मैं भी हूँ और भी पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने डेथ घोषित कर। मैं रमेश कुमार, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला, तहसील चौपाल का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे ये अनुरोध है मीडिया बंधु से और अपनी सरकार से, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है, मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण से मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और दोनों टांगें शून्य हो गई, पैरालाइज हो गई और मैं चलने फिरने से असमर्थ हूँ। 8-9 साल हो गए। मेरा ये एक कंप्लेंट है कि मेरे को जयराम सरकार की टाइम, जयराम ठाकुर जी की सरकार के टाइम हमें सारा योजना पेंशन मिलती थी और जिसका हमें थोड़ा बहुत लाभ होता था, खर्चा चल पड़ता था। हमारे पास कोई इनकम का साधन नहीं है और मेरे साथ जो है मेरे डैडी रहते हैं, 70 साल की एज है, जो मेरी सेवा करते हैं। मैं यहाँ शिमला में रह रहा हूँ रूम लेके और मेरा ट्रीटमेंट होना है आईजीएमसी और चंडीगढ़ में होता है और मेरे हिप में बेड सोल हो रखे हैं। बैठने से असमर्थ हूँ, मैं पेट के बल सो रहता हूँ, ना उठ सकता ना बैठ सकता, चलना दूर की बात है। तो हमें एक 8-9 मंथ हो गए जो मुझे ये सारा योजना पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसकी जानकारी ली, पता किया कि ये कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहा है, किस किस को नहीं मिल रहा है। इतने सारे बहुत सारे लोग हैं जो पैरालाइज है, जो मेरी तरह के लोग हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि पेंशन हमें क्यों नहीं मिल रही है। तो मैंने इसके बारे में डिपार्टमेंट मेडिकल नेरवा से पता किया तो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जो इसमें लगते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स किसी के थ्रू भेजे और मैंने उसमें पूछा कि क्या कारण है, क्या वजह है। उन्होंने कहा कि आपको सारा योजना का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो इसमें कंप्यूटर में निकाला है हमने, तो पर्चे में कागज़ में आपको डेथ घोषित किया है। तो अब बताइए आप, मैं अभी जीवित हूँ, सिर्फ चल फिर नहीं सकता और मेरे को इन्होंने डेथ घोषित कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। जिसने मेरे को डेथ घोषित किया, जो भी ये अधिकारी है, मेरा सरकार से भी निवेदन है और मीडिया बंधु से भी मेरा निवेदन है कि मेरी ये न्यूज़ लगाइए कि इन्होंने अभी हमें डेथ घोषित कर दिया है जबकि अभी जीवित हूँ, सिर्फ चल फिरने से असमर्थ हूँ और स्थिति हमारी इतनी ख़राब है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है। और सारा योजना पेंशन भी इन्होंने हमारी बंद कर दी है। पहले भी बंद की थी बीच में, वो भी 4-5-3 महीने क्या इन्होंने घोटाला कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं, हमें नहीं मिली। बीच में फिर 1-2 महीने की डाल दी थी। अब तो कंटिन्यू 8-9 महीने हो गए मेरे को ना पेंशन मिली और ना कुछ नहीं। हर 6 महीने बाद हम डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, फिर भी हमें डेथ घोषित कर रहे हैं और कागज़ में मेरे पास प्रूफ है। फिर मैंने बात की कि डेथ घोषित तो मेरे को किसने किया गया है, क्या कारण है। जो निर्वा मेडिकल डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने बोला कि अब पता नहीं, हम पता करते हैं, इसको हम ठीक करके देंगे आपको। तो अभी तक ना तो मुझे सारा योजना पेंशन मिली है, अब कागज़ में ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया। और जो मेरे पास प्रूफ है वो अवेलेबल है, उसमें डेथ घोषित किया है सारा योजना की तरफ से। पेंशन के लाभार्थी जितने भी थे, जो भी है, मैं भी हूँ और भी पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने डेथ घोषित कर दिया। तो मेरा अनुरोध है, मेरी 8-9 महीने की 7-8 महीने की जो पेंशन रुकी है वो मुझे दिलवा दे और बहाल कर दे। और ये कागजी कार्रवाई जिन्होंने भी ऐसे काम किए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने शुक्रवार को अचानक करवट लेते हुए पूरे प्रदेश में ऐसा देखा है, जहां एक और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम विभाग द्वारा पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जो कई क्षेत्रों में सटीक साबित हुआ। अब शनिवार के लिए भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला झीलों के लिए तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि अन्य
जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। विभाग के अनुसार 9 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा सहित भरमौर, लाहौल स्पीति और मनाली की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। रोहतांग दर्रा जो लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां बर्फबारी के कारण एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। सिरसू और अटल टनल के आसपास भी बर्फ के फाहे गिरते दिखाई दिए, जिससे पर्यटकों में उत्साह तो बढ़ा, लेकिन स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि मनाली से लाहौल के ओर वाहनों की आवाजाही सामान्य बनी रही। राजधानी शिमला में शुक्रवार सुबह मौसम साफ था और धूप खिली रही, लेकिन करीब 11 बजे अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज बारिश शुरू हो गई। लगभग 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे शहर में ठंडक बढ़ गई। शाम के समय कुछ देर के लिए मौसम साफ हुआ, लेकिन करीब 6:30 बजे फिर से बारिश शुरू हो गई। लगातार बदलते मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया है। चंबा जिले में भी दोपहर बाद मौसम बदला और भरमौर क्षेत्र की ऊंची चोटियों काली छौ, मणि महेश, चोपी और कुगती में करीब 7 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई। निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं सलूनी और पांगे क्षेत्र में 2 सड़क मार्ग बंद हो गए, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जिले में 81 ट्रांसफार्मर बंद हो गए, जिससे सैकड़ों गाँव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई और अंधेरा छा गया। कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का असर साफ देखने को मिला। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि ऊंचे इलाकों में लगातार हिमपात जारी रहा। वहीं मंडी में हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। दूसरी ओर मणि महेश में दोपहर के समय बारिश हुई, जबकि कांगड़ा जिले में सुबह 11 बजे के करीब बारिश शुरू हो गई। कई स्थानों पर तेज हवाओं और बारिश के कारण गेहूं की फसलों पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके विपरीत ऊना और बिलासपुर में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लगातार बदलते मौसम और अलर्ट के चलते प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेषकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे जनजीवन और अधिक प्रभावित हो सकता है। शिमला सचिवालय में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार की नीतियों और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भी ठोस भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने में पूरी तरह विफल रहा है और अब जनता के बीच भ्रामक प्रचार कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। मंत्री ने कहा कि विधानसभा के भीतर जब भाजपा को कोई सफलता नहीं मिली, तो अब वे प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए गलत तथ्यों को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से एंटी टैक्स के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा द्वारा इस विषय को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह टैक्स छोटी निजी गाड़ियों पर लागू नहीं है, बल्कि केवल बड़ी वाणिज्यिक वाहनों पर सीमित प्रतिशत के रूप में लगाया जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अन्य राज्यों विशेषकर पंजाब में भी गलत संदेश फैलाया, जिससे हिमाचल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाने का उनके द्वारा प्रयास भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और सभी आयोग अपने निर्धारित दायित्व के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र की कमजोर विदेश नीति के कारण देश को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की स्थिति प्रभावित होने के कारण महंगाई और अन्य समस्याएं बढ़ी हैं। उन्होंने भाजपा से अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को तथ्य पर आधारित राजनीति करनी चाहिए और जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता के साथ जनता के हित के कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। टीएमसी को लेकर बहुत सारे विषयों पे आज चर्चा हुई है और विशेषकर जो MIS का जो पेंडिंग अमाउंट जो फार्मर्स को देना है उस पर भी चर्चा हुई और इसमें पहले भी हमने फैसला लिया है कि अब जो है काइंड में हम जो है फार्मर्स को नहीं देंगे बल्कि इनको DBT के माध्यम से देंगे। और आज ही मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में बातचीत हुई है और जैसे ही सरकार से जो भी
धनराशि प्राप्त होगी, हम जो है पहले स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रायोरिटी के हिसाब से डीबीटी करेंगे, जो भी उनकी देनदारी है। बजट सेशन बड़ा लंबा था, बहुत समय जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक दल को मौका मिला जो भी मुद्दे थे उसके ऊपर चर्चा करने का, उसको सदन में लाकर सरकार को घेरने का। परंतु इस लंबे बजट सेशन में भाजपा जो है बिल्कुल जो है मुद्दे ढूंढने में कामयाब नहीं हुई। ना तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा मतलब बता पाए, ना ही वो कोई भ्रष्टाचार के मुद्दों को जो है उजागर कर पाए। तो ये तो एक हताशा के उसमें है। और अब जब विधानसभा में कुछ नहीं बन पाया तो अब जो है एक जनता के बीच में आके लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका अपना रहे। नहीं, आपने देखा होगा कि जब ये एंट्री टैक्स की बात हुई, पहले तो इसके ऊपर भी भाजपा ने सबको गुमराह किया। एंट्री टैक्स जो है जिस हिसाब से भाजपा ने हल्ला किया और उससे प्रदेश की छवि को भी जो है खराब करने की कोशिश की और पंजाब तक में भी गलत मैसेज चला गया। अब जो एंट्री टैक्स है वो छोटी गाड़ियों का तो बड़ा ही नहीं था और जिस हिसाब से इन्होंने हल्ला किया था उस हिसाब से भी नहीं बढ़ा था। ये तो केवल जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें 10-12 टायर वाली गाड़ियाँ होती है उनका कुछ परसेंट जो है बढ़ाया गया था, वो जो जायज़ भी था। अब इस किस्म के जो भी आयोग होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संबंधित जो भी लोग हैं या जो संस्थाएं हैं या जो एक समूह होता है उनके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म होता है गवर्नमेंट लेवल पे, जहां वो जो है अपनी बात को रख सकते हैं। और आयोग भी जो है जो उनको दायित्व दिया है उसके तहत उनके जो हितों की रक्षा कर सकते हैं। धर्मशाला के पुलिस मैदान में भूकंप सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। इस अवसर पर कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर लोगों को संबोधित किया और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। अपने संबोधन में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। ऐसे में लोगों को पहले से ही सतर्क और तैयार रहने की बेहद जरूरत है। उन्होंने बताया कि आपदा के समय घबराने के बजाय सही जानकारी और प्रशिक्षण से जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भूकंप के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को समझें और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया, जिसमें भूकंप के दौरान बचाव और राहत कार्यों का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें यह भी दिखाया गया कि किस तरह आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार दिया जाए। स्कूली छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने भी इस मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उपायुक्त ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों में इस तरह के जागरूक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग आपदा प्रबंधन के प्रति सजग हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण शिविर और अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को आपदा के समय आत्मनिर्भर बनाना है। इस अवसर पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन टीम के अधिकारियों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए और भूकंप के दौरान बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। एक आपका नुक्कड़ नाटक भी किया था, अभी SDRF की इसके अंदर आपको कुछ डेमो देंगे। तो आप लोग इन सब के माध्यम से ये जरूर सीखने का प्रयत्न करो कि सही जानकारी क्या है। और आप लोग जब भी मौका आता है DDMA की तरफ से, SDMA की तरफ से, NDMA की तरफ से, होमगार्ड्स की तरफ से, SDRF की तरफ से अपने आप को ट्रेन करने का, वहाँ पर ट्रेनिंग आप जरूर लो। मैं आपसे यही कहूँगा, जितना ज़्यादा आप लोग अपने आप को ट्रेन करोगे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उतना ही आप लोग बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स दे पाओगे। हम लोग रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग कराते रहते हैं और हमारा प्रयास ये भी है, आप में से काफ़ी यूथ होंगे जिनको हमने रेगुलर डिप्लॉय, चाहे वो ट्रैकिंग रूट्स पे हमने आपकी टीम लगाकर आपको बैठाया हो या फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन के लिए हमने आपकी टीम्स बनाई हो। तो जो हम आपको सिखाएंगे उसको आप ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन सिखाना उसके बाद आपको छोड़ देना।
हम आपके साथ रेगुलर इंटरेक्शन भी करते रहेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें रियल टाइम सिचुएशंस में आप लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपकी मदद भी लेते रहेंगे। आप सिर्फ इतना आपको करना है कि जिस भी जगह आपको हम इंगेज करें वहाँ पर अपने एकदम पूरे मन से उस चीज़ को सीखें, वहाँ पर जो भी गतिविधि आपको करने के लिए करें। आई एम श्योर आपको अपने करियर के लिए भी वो फ्यूचर में हेल्प करेगा, आपका करियर भी इम्प्रूव होगा, उसके ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस आपके खुलेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट की एक सशक्त रिस्पांस टीम के रूप में अलग अलग जो फॉर्मेशन आपकी है उसमें आप लोग हमारे सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आज इस 1905 के भूकंप की बरसी पर आप सब लोग इस बात को ज़रूर याद करेंगे कि जब भूकंप जैसा डिजास्टर आता है, ऐसी आपदा जब आती है तो किस तरीके की तबाही वो मचाती है। 1905 को गए हुए 121 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो जो उसका जो तबाही का मंजर था वो हमारे, मुझे लगता नहीं यहाँ पर जो बैठे हैं इनमें से किसी ने डायरेक्टली देखा होगा, लेकिन फिर भी ह्यूमन थिंकिंग बड़ी शॉर्ट साइटेड थिंकिंग होती है। हम लोग जो दिखता है उसे विश्वास करते हैं, जो होता है उसे विश्वास करते हैं, जो हो चुका होता है और हमने नहीं देखा है उस पर हमारा एटीट्यूड यही होता है कि जब होगा तब देखेंगे। नॉर्मली हमारा सबका रिस्पॉन्स यही होता है कि जब होगा तब देखेंगे, लेकिन भूकंप जैसी आपदा ऐसी है, आएगी 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए, लेकिन जिस तरीके की तबाही वो मचा के जाती है आप देख सकते हो। अलग अलग जगह जब भूकंप आता है तो किस तरीके की स्थिति होती है। तो इसलिए हमारे लिए, सबके लिए आवश्यक है कि हम सिंसियरली इस चीज़ को अच्छे से समझें और जो हमारा रोल सोसाइटी के अंदर तय है उस रोल के हिसाब से हम किस तरीके से बेहतर हमारा रिस्पॉन्स दे सकते हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने रोबोटिक सर्जरी को चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह तकनीक भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं का अहम हिस्सा बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ऑपरेशन की तुलना में रोबोटिक सर्जरी अधिक सुरक्षित, सटीक और मरीज के लिए कम कष्टदायक होती है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आधुनिक तकनीक में सर्जरी के दौरान रक्तस्राव बेहद कम होता है और ऑपरेशन अत्यधिक सटीकता के साथ किया जाता है। छोटे छोटे चीरे लगाकर की जाने वाली इस प्रक्रिया में मरीज जल्दी स्वस्थ होता है और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक्टरों की आवश्यकता होती है और हिमाचल प्रदेश में इसकी सफल शुरुआत की जा चुकी है, जिसे लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है। धनीराम शांडिल ने बताया कि इस तकनीक में डॉक्टर कंप्यूटर के माध्यम से रोबोटिक उपकरणों को नियंत्रित करते हैं, जिससे ऑपरेशन के दौरान मानवीय त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है और जटिल सर्जरी भी आसानी से संभव हो पाती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। देखिए, जहाँ तक सहारा का प्रश्न है वो सचमुच में कोई ऐसी बात नहीं है कि एक आधा सॉलिटरी केस जिसको शायद नहीं मिल सकी थी सहायता, वो कई बार किस वजह से होता बेटा। तो वाइल टेलिंग 2-3 रीज़न। नंबर 1, आपके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो। नंबर 2, आपने समय पर अपनी डिटेल्स को ठीक ना कलेक्ट किया हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑनलाइन चल पड़ी हैं। आजकल जितनी भी आपकी सुविधाएँ हैं या जो भी फंडिंग है वो सहारा की ऐसे चलती है। दूसरा रीज़न, जो ये कमी पड़ी या जो आपके ऊपर मुझे कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े मैं समझता हूँ अपने पूरे जोश से बात बोली है, द हाउस ऑल्सो आउटसाइड हाउस, क्योंकि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल को जब इनको दे दी थी इजाज़त कि हम यहाँ पर इलाज कर सकते हैं, तो इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन सच में बात क्या है कि वो लोग जो 40 रुपए की कोई चीज़ है, मानो दवाई इंजेक्शन, उसको 4 लाख भी लगा सकते हैं। ऐसे केस आए, मैंने खुद देखे। एंड विल बी सरप्राइज कि हमारे को जो आज भी ये वजन आया है
कम से कम 300-350 करोड़ अभी भी देने को बाकी है। तो हम धीरे धीरे अपने ही साधनों पे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा का मैंने नहीं देखा कि उन्होंने मना किया। जो स्वास्थ्य केंद्र बने या जो बन रहे हैं, आप कभी हॉस्पिटल देखेंगे गल्ला का, आप तो देखिए सोलन का, बड़े ऑलमोस्ट 250 करोड़ कम खर्च भी कर चुके हैं। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने जा रहा है, जो हमारे इसी प्रकार की योजनाएं जितनी भी आज चली है, सचमुच में एक से एक योजना चली, चाहे इसमें हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। आप लुथान का कभी देखने जाएंगे, जो दिव्यांगों के लिए बनाया वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक सहारा का नाम ही सहारा, ये बहुत अच्छी योजना है, नो डाउट, परंतु जब इसमें किसी भी प्रकार का ये जो ऑनलाइन सिस्टम में कोई व्यवधान पड़ता है तो उस समय हम लोगों को वो लगता है कि उसको नहीं मिला। परंतु कोई भी ऐसा केस मैं खुद देखता हूँ निश्चित कि कोई आदमी जो सहारा के नीचे होता है उसकी टेंशन में कमी ना हो, उसके इलाज में कोई कमी ना हो। और देखिए हम तो आप देख रहे हैं कितनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी आई है, हाई एंड टेक्नोलॉजी के बाद बड़ी अच्छी जो हमारे डॉक्टर हैं, दे आर बीइंग ट्रेंड। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही रोबोटिक सर्जरी देखी, और जो दूसरे हमारी मशीनें जो 5 जगह चली गई, MRI की मशीन भी 5 जगह चली गई, और जो पुरानी मशीनें बदली जा रही हैं। तो इस प्रकार से डायग्नोस्टिक बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और न केवल सहारा जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार के सहारा पेंशन में कमी नहीं है, और किसी भी प्रकार के उनके मुफ्त इलाज में कभी कमी आएगी भी नहीं। क्यों? तो एक ऐसे लोग होते हैं जो चाहे तो बेड रिटर्न होते हैं, या उनका कोई अपना आसरा नहीं होता, कोई कमाने वाला दूसरा साधन नहीं होता। इस सहारा योजना तो ठीक ठाक चल रही है, और इसके लिए किसी भी प्रकार की फंडिंग की कोई कमी नहीं। तो नहीं, देखिए मैं सच कहता हूँ, 3300 करोड़ रुपए का बजट कभी पहले इन लोगों ने देखा नहीं, सुना भी नहीं। ये हो रहा है, मैं स्वयं इसका चेयरपर्सन हूँ, और बहुत अच्छी जो हमारी कॉरपोरेशन है, जो हाई सॉर्ट ऑफ लेवल की कॉरपोरेशन है, जिसमें सब 5 या 6 अफसर होते हैं, टेक्निकल एडवाइजर होते हैं, उनको ये अधिकार दे देते हैं कि ये इतनी मशीनरी लो, इतना कुछ लो। तो अभी तो सच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो इतना सुधार हो रहा है। तो कभी कभी बड़ी मुझे हैरानी भी होती है कि किस प्रकार से हमारे अपोजिट साइड है वो ये बोल देती है कि भी बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में काम हुआ या हो रहा है, वो सचमुच में एक हिस्टोरिक सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट है। और जस्ट गिव अस अ फ्यू मंथ्स, आपके सामने हर एक PHC में 6 डॉक्टर का जाना आप सोचिए। मैं तो अपना यहाँ आपका एयरपोर्ट तक आप जाइए, आप सारी बंगलों में देखेंगे 6 आपके मेडिकल पेशेंट, सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट, इससे एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक्स, और ये सब लोगों का होना। गांव की जो छोटी सी डिस्पेंसरी वक्त जब हम थे तो हम बड़ी मुश्किल एक डॉक्टर दिखता कभी कभी, तो वहाँ 6 स्पेशलिस्ट हैं, और दूसरे डॉक्टर को मिला के वहाँ 10-11 हर एक PHC में हम तैनात कर रहे हैं, कम से कम 10 डॉक्टर होंगे, 6 जिसमें से विशेषज्ञ होंगे। और आप देख रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 40-50 के करीब हमारी पूरी भी हो गई, और शीघ्र ही आप देखेंगे सब जगह ये तैनाती होगी। एंड यू विल फाइंड आई थिंक हेल्थ सिस्टम ऑफ हिमाचल अगले राज्यों में सबसे आगे मध्य प्रदेश हुआ है, समझ। शिमला के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मनीषा सरस्वती मित्तल ने इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की ओनरशिप को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी और स्कूल संचालन, सोसाइटी प्रबंधन तथा चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके बयान के बाद एक बार यह मामला फिर सुर्खियों में आ चुका है। प्रेस वार्ता में मनीषा मित्तल ने कहा कि वह वर्ष 2007 से इस स्कूल से जुड़ी हुई है और लंबे समय तक सोसाइटी में उप प्रधान के रूप में कार्य भी कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनवरी 2021 में स्कूल प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने नियमों की अनदेखी करते हुए गवर्निंग बॉडी का गठन किया, जिससे पूरे विवाद की शुरुआत हुई। उन्होंने इसे सोसाइटी के नियमों के खिलाफ बताया और कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले की जांच भी करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट मार्च 2022 में सामने आई। मित्तल के अनुसार जांच में फर्जी दस्तावेज, गलत प्रोसीडिंग और गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में कुछ लोगों की भूमिका
संदिग्ध पाई गई थी और कार्यवाही की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और कथित रूप से नियमों के अवरुद्ध कार्य जारी रहे। मनीषा मित्तल ने स्कूल से जुड़े चुनावों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत नहीं करवाई गई और जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने एक पुराने पत्र में कथित छेड़छाड़ और फर्जीवाड़े के भी आरोप लगाए, जिससे पूरे प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने स्कूल के अंदर के माहौल को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्कूल में दबाव और डर का माहौल बना रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अभिभावकों और कर्मचारियों को भी बिना वजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि स्कूल में पारदर्शिता, नियमों का पालन और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। मामले ने उस समय और अधिक तूल पकड़ लिया जब जनवरी 2026 में स्कूल परिसर में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ। मित्तल के अनुसार इस दौरान पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई कि कुछ लोगों पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ तथा माहौल खराब करने के आरोप लगाए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई। अंत में मनीषा मित्तल ने कहा कि वह स्कूल को एक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करती रहेगी। मैं मनीषा सरस्वती मित्तल सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रांगण से आप सभी लोगों का अपने विषय पर, जो कि कई सालों से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि भाई बहन का झगड़ा है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्कूल ठीक से नहीं चल पा रहा, उस बात को लेकर आपका ध्यान जो है अपने बात के ऊपर केंद्रित करना चाहती हूँ। मैं अपनी बात को सत्यापित करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं मनीषा सरस्वती मित्तल, जो इस स्कूल को चलाने के लिए जो एक सोसाइटी गठित की जाती है जिसका नाम है पैरामाउंट पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल सोसाइटी, उस सोसाइटी का गठन हुआ था 2005 में। 15 अगस्त 2007 से मैं इस स्कूल की गवर्निंग सोसाइटी की एक उप प्रधान के रूप में कार्यरत रही हूँ। मेरे माता पिता जी का देहांत किसी पर्सनल कारणों की वजह से, मैं पूरी बात यहाँ आपको अगर आप पूछेंगे तो मैं बताना भी चाहूंगी, बट उनका हो गया था, जिसके बाद में मैंने उनकी वैकेंट स्पेस को भरने के हिसाब से नई गवर्निंग बॉडी, नए मेंबर्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने अप्लाई किया। बट उस टाइम पे क्या हुआ, एडीएम प्रोटोकॉल सर ने ये कहा कि एक ही गवर्निंग बॉडी की दो सोसाइटीज कैसे, मतलब कैसे आपने गवर्निंग बॉडीज दो कैसे बना दी। तो वहां पर आकर हमारा डिस्प्यूट रेज हो गया कि कैसे हुआ ये सब। उन्होंने एसडीएम रूरल सर को बोला कि इस सोसाइटी की जांच करो, इसमें क्या दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है कि दो गवर्निंग बॉडी हमारे सामने आ रही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो जब एसडीएम सर ने इसमें इंक्वायरी करी, जिसकी जांच रिपोर्ट आई हमारे सामने 2 मार्च 2022 को। अगर आपको जांच रिपोर्ट की कॉपी चाहिए तो मैं वो आपको, मित्तल ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज, डुप्लीकेट प्रोसीडिंग, मैं अभी आपको वो भी दिखाना चाहूंगी किस तरह से जाली कागजों को इन्होंने सबके सामने रखा। अगर आप देखेंगे, ये हमारी सोसाइटी की ओरिजिनल मिनट बुक है, जिसको बार बार छुपाया जा रहा है। लोगों के सामने ये कहा जा रहा है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल प्रोसीडिंग बुक है, जो कि 6/8/2005 में जब हमारे पास में सोसाइटी आई थी हिमुडा से, उसके बाद में हमने इसको रेगुलेट करना स्टार्ट हुआ था, जो कि आगे तक हमारी कार्यरत रही है। बट इस दौरान इन्होंने क्या किया, जब जैसे ही ये इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सामने आई, इंक्वायरी रिपोर्ट के सामने आते ही हिमांक मित्तल ने डुप्लीकेसी के साथ में अपने डॉक्यूमेंट उस इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल कर दिए। ये है इसी जो ओरिजिनल है, तो इस चीज को सत्यापित करें, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हिमांक मित्तल के पास में मौजूद नहीं है। मैंने इस जो हमारी प्रोसीडिंग है और जो हमारे पास में ओरिजिनल है, उसकी मैंने वहां पे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन ली। ये है हमारे पास में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन, डुप्लीकेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, और इसके अंदर साफ उन्होंने ये दर्शाया है कि हाँ, यहाँ पे फॉर्जरी या फ्रॉड इसके अंदर किया गया है।
अब इन सारी बातों के बाद में जब एसडीएम सर ने इन सारी चीजों को देखा, उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स हमारे सामने रखी, कुछ रिकमेंडेशंस रखी कि क्या है ये सच्चाई है क्या, कैसे। उन्होंने कुछ बातें कहा, इसके अंदर बहुत लंबे टाइम से एक ही फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा है। उस इन्वॉल्वमेंट के बाद में हिमांक मित्तल भी इन्वॉल्व हो गए। हिमांक मित्तल ने पहले मिस्टर मित्तल और मिसेस मित्तल के साइन से पैसों को ट्रांजैक्शन किया, फिर हिमांक मित्तल इकलौता अकेला साइन मारकर उस चीज को ट्रांजैक्शन में लेता रहा, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। फिर एसडीएम सर ने बोला कि ठीक है, इसके अंदर ऑडिट कराया जाए, एफआईआर लॉन्च की जाए अगर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी पैसों से लेकर निकलती है। सामने एक चीज और निकल कर आई, वन फैमिली वन मेंबर का रूल एप्लीकेबल होता है। अगर हम कोई भी सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी के अंदर अगर 7 मेंबर हैं तो 7 मेंबर 7 अलग अलग फैमिली से हो सकते हैं। चूंकि मेरी शादी 2007 में हो गई थी, तो 2007 15 अगस्त 2007 में उन्होंने मुझे एज ए बतौर मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने मिस्टर मित्तल ने मुझे लिया था। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये डॉक्यूमेंट्स साबित किए जा रहे हैं कि हिमांक मित्तल इज सेइंग और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कहते हैं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैं प्रेसिडेंट, आई एम, तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास क्यों नहीं है? वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखाना चाहता, जो मैं आज मेरे को इतने लंबे समय के बाद में, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है स्कूल में बच्चों की दिक्कत आ रही है, बच्चे सफर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों है? हमारा हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन के अंदर केस पेंडिंग है, सिर्फ इस बात को लेकर कि सच्चाई क्या है वो चीजें सामने लाई जाए। इसके बाद में 1 नवंबर 2016 जो सबसे दिलचस्प बात है, जो हिमांक मित्तल इज क्लेमिंग कि आई विल बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। ये अगर आप डॉक्यूमेंट देखें, अगर आप दूर से देख पा रहे हैं तो आपको लगेगा दोनों लेटर्स का जो है, जो फॉर्मेट है वो सेम है। एक लेटर के ऊपर पापा के साइन कराया जाता है, ये कहेंगे कि इसी लेटर की ये दूसरी कॉपी है। और अगर आप लेटर का नंबर देखेंगे, यहाँ पे आपको लेटर का नंबर दिखाई देगा 11, और इस लेटर को टेम्परिंग करके 11 का 12 बनाया गया, ठीक है। और ये लेटर एडीएम ऑफिस में सबमिट कराया जाता है, जिसके बारे में मुझे पता चलता है 2021 में, जब हमारे पूजनीय पिताजी नहीं रहे। ये है वो ओरिजिनल आरटीआई की रिपोर्ट, जिसके अंदर लेटर नंबर 12 तो जरूर है। अब मैं लेटर नंबर 11 और 12 आपको दिखाना चाहूंगी कि 11 और 12 है क्या। 11 में पापा को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सोसाइटी में, स्कूल में कुछ गड़बड़ी करी जा रही है, तो उन्होंने मेरे को ये ओरिजिनल प्रोसीडिंग रजिस्टर मुझे मेरे हाथ में थमा दिया। और उन्होंने दूसरे में लेटर नंबर 12 के अंदर जो लिखा गया है वो लिखा गया है, हम सोसाइटी के मेंबर चेंज करते हैं। अगर ये दोनों लेटर ओरिजिनल हैं, इसमें टेम्परिंग नहीं है, अगर आपने जेन्युइनली ये दोनों लेटर बनाए थे, तो ये दोनों लेटर एडीएम ऑफिस में क्यों सबमिट नहीं है? हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के हित, शहरी विकास और महंगाई जैसे अहम मुद्दों को लेकर लोक निर्माण एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा लाभ विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों और सहकारी समितियों से जुड़े कर्मचारियों को मिलने वाला है। बैठक के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि संबंधित समितियां सहकारी ढांचे के तहत कार्य कर रही है और सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पर आधारित है। इन समितियों के अपने संसाधन वे है, जबकि घाटे की स्थिति में निगम द्वारा सहयोग प्रदान भी किया जाता है। कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें सहकारी सोसाइटी में विलय करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनकी कार्य स्थिति और अधिक स्थिर हो सकेगी। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 10% वृद्धि का प्रस्ताव भी रखा है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें महंगाई भत्ते डीए में होने वाले नियमित बढ़ोतरी का लाभ भी मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेवा के दौरान दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों को 2 लाख की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस कवर भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे आपात स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं भी तय की गई है। इसमें चेंजिंग रूम का निर्माण, सैनिटेशन शुल्क में पूरी छूट और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल है। साथ ही कर्मचारियों को हर वर्ष 7 दिन की अतिरिक्त पेड लीव देने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे उनके कार्य जीवन संतुलित बन सकेगा। दिवाली के अवसर पर दिए जाने वाले बोनस को जारी रखते हुए
हुए 2000 की राशि देने का फैसला भी लिया गया है। यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में सहायक माना जा रहा है। शहरी विकास के मोर्चे पर भी सरकार सक्रिय नजर आई। शिमला के लिए एक बड़ी परियोजना पर कार्य चल रहा है, जिसके तहत शहरी विकास फंड के अंतर्गत नई योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए कंसल्टेंसी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसका मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए टनल निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बैठक में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण पेट्रोल, डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ रहा है। सरकार द्वारा इस पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सड़क निर्माण की लागत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले 3 मीटर चौड़ाई वाली सड़क की लागत लगभग 13.75 लाख प्रति किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 70 लाख प्रति किलोमीटर हो गई है। इसी तरह 6 मीटर चौड़ी सड़कों की लागत में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे परियोजनाओं की लागत पर असर पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और महंगाई नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। सबसे पहले तो हमने जो है वो जो हमारे करीबन 350 आउटसोर्स कर्मचारी जो उसमें लगे हुए थे उनको हमने सैप सोसाइटी में जो है विलय करने का निर्णय उनको लिया गया है। तो इससे डायरेक्ट उनको बेनिफिट जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। इसके साथ जो हमारा इनकी वैसे मांग थी कि करीबन 10% का वृद्धि इनके वेतन में होनी चाहिए, मगर उसमें जो है हमने वित्तीय विभाग से चर्चा करी है और ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारा डियरनेस अलाउंस की वृद्धि होती है, जो सभी कर्मचारियों की प्रदेश के अंदर होती है, उसी की तुलना पे, उसी की तहत पे, उसी के साथ इनको जोड़ दिया जाएगा। जब भी डीए की एनहांसमेंट प्रदेश के अंदर होगी, जो हमारे कॉस्ट आपके जो है जो कॉस्ट इंडेक्स के ऊपर होती है, महंगाई के ऊपर होती है, उसके बेनिफिट्स इनको भी उसी तर्ज के ऊपर दिए जाएंगे। ये भी आज की बैठक में निर्णय लिया गया है। और साथ ही अगर किसी की इसमें दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनको 2 लाख रुपए जो है वो सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ सभी को जो है हर वार्ड में चेंजिंग रूम्स भी बनवाए जाएंगे। सैनिटेशन वर्कर्स का कूड़ा जो है वो शुल्क माफ़ उनके लिए किया जाएगा। जो चार्जेस सबको लगते हैं वो उनको नहीं लगेंगे। और वैसे ही इनके लिए जो है वर्दी भी हम साल में 2 बारी देंगे। और जो इनका जीवन बीमा है, स्वास्थ्य व मृत्यु बीमा जो है वो करवाया जाएगा और उसका वैल्यू जो है 30 लाख रुपए तक उसको रखने का निर्णय किया गया है, ताकि उसमें अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई मेडिकल या मृत्यु होती है तो ये कॉम्पनसेशन उनको जो है वो इंश्योरेंस के माध्यम से इन कर्मचारियों को मिलेगा। ये भी हमने निर्णय लिया है। और जो है 2000 रुपये का बोनस, वैसे तो ये दिवाली के अवसर पर दिया जाता है, तो पहले ये 1500 रुपये था, उसमें 500 रुपये की वृद्धि करके इसको 2000 रुपये जो है वो प्रति साल जो है वो दिया जाएगा, ताकि इससे भी एक इंसेंटिव हमारे जो है इन कर्मचारियों को मिले। जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, बहुत जगहों में इनका एक्सट्रीम वेदर में कार्य करते हैं। जब बर्फ़ का मौसम हो, -, डिग्री हो, उसमें भी ये सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर हर घर में, और आप जानते हैं शिमला की पहाड़ियाँ हैं, कहीं 100 से 200 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है, फिर 100 से 200 सीढ़ियाँ नीचे उतरना है, तो बड़ा मुश्किल और कठिन कार्य है। तो इसलिए हमने इन सब मांगों के ऊपर जो है वो आज निर्णय लिया है। मगर और भी हमने ये भी खुला रखा है कि जो भी उनकी और भी मांगे होगी उनको हम आने वाले समय में पूरा करने का जो है वो प्रयास प्रदेश के अंदर करेंगे।